कृषि उत्पादों का विपणन, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि पोस्ट हार्वेस्ट इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत पोस्ट हार्वेस्ट को लेकर के है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के 3 पार्ट होते हैं। इसके एक है प्री हार्वेस्ट, दूसरा है हार्वेस्ट खेती के दौरान, और तीसरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये जो 2 काम हैं, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, तो इसमें फार्मर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। माने ये दोनों का दोनों चीज किसान के सीधे हाथ में होता है। खेत की जुताई करना, उसमें गवर्नमेंट का रोल इसमें जरूर है। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सब्सिडी दे करके, क्रेडिट दे करके। तो यहाँ पे प्री हार्वेस्ट में भी ठीक है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स है वो उसको फार्मर्स को अवेलेबल कराया जाए। जैसे बिहार गवर्नमेंट ने अभी क्या हुआ, यूरिया को, चूंकि यूरिया की बिहार में कई बार ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। जब यूरिया की जरूरत है तो उसमें पता चला कि बाजार में यूरिया नहीं मिलेगा, वो डीलर क्या करेंगे, वो ब्लैक में बेचेंगे, वो ठीक है, उससे फार्मर से ज़्यादा लेकर के उसको बेचेंगे। तो उसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने कई सारे हम नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर रखा है, अवेयरनेस प्रोग्राम बिहार गवर्नमेंट ने चला रखा है इसमें। तो ये दोनों के दोनों में, लेकिन ये जो पोस्ट हार्वेस्ट है ये बड़ा चैलेंजिंग है किसान के लिए। और इंडिया में ये जो पोस्ट हार्वेस्ट जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो जो मिसमैनेज्ड है। पोस्ट हार्वेस्ट में खेत से लेकर के और उसको कंज्यूमर के थाली तक ले जाने की जो सिस्टम है, वो सिस्टम बिल्कुल मिसमैनेज्ड है। और इस मिसमैनेज्ड के नुकसान कई होते हैं। एक सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है कि वेस्टेज क्या हो जाएगा, इसमें जो भी एग्री प्रोड्यूस हैं वो बिहार में जाते हैं तो बिहार में कई बार वो 40% तक होता है, 40% तक। गेहूं चावल है तो गेहूं चावल मान लो 1-2 साल तक रह जाएगा, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दूध है, फल सब्जियां हैं, मीट मछली है, इस तरह के जो प्रोड्यूस होते हैं वो सारे वो जो पेरिसेबल जो इसको गुड्स कहा जाता है, तो ये पेरिसेबल वाले क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। और पेरिसेबल वाले खराब हो जाएंगे। अब बिहार में ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास होता है। अब सोचिए अगर ये 40% इतना ज्यादा पेरिसेबल परसेंटेज है, पेरिसेबल गुड्स का परसेंटेज है, तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई, जैसे जैसे टमाटर सड़ते जाएगा उसका प्राइस बढ़ते जाएगा, ये चीजें होंगी। तो ये जो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट में अब बिहार गवर्नमेंट ने इसको टारगेट रखा हुआ है कि जो वेस्टेज है उसको घटा करके 5% किया जाए, ठीक है, और उसके लिए फिर अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक करना। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट वाला है ये बड़ा चैलेंजिंग काम है और इसी पे अभी के टाइम पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। सिर्फ 2 ही ऐसे प्रोड्यूस हैं जिसपे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उसका ठीक है। वो है सीरियल्स का है, अनाज है, और दूसरा होता है आपका ये अनाज के अलावा एक और प्रोड्यूस है जो कि दूध है। दूध का भी जो सप्लाई चेन है वो ठीक है, कलेक्शन से लेकर के, उसका स्टोरेज से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के और मार्केटिंग तक। सुधा डेयरी है तो सुधा डेयरी में उसका कलेक्शन पूरा नेटवर्क उसका डेवलप किया हुआ है। अमूल है तो उसका पूरा नेटवर्क डेवलप है, मदर डेयरी है तो उसका पूरा नेटवर्क डेवलप है, कैडबरी है तो उसका पूरा नेटवर्क डेवलप है। लेकिन ये चीज वेजिटेबल्स के साथ अब बिहार गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट कोऑपरेटिव्स, जैसे एक कॉमन ब्रांड बिहार गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है वेजिटेबल्स के लिए, उसको बोलते हैं तरकारी। बिहार गवर्नमेंट में कोऑपरेटिव के तहत सब्जियों को बेचने के लिए कॉमन ब्रांड का नाम क्या है, तरकारी। टू कन्वर्ट मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, अनौपचारिक से उसको औपचारिक करना, और फिर ई नाम से जोड़ना या अदर जो जैविक खेती पोर्टल एक है उससे जोड़ना। तो कई सारे नए नए पोर्टल और ऑनलाइन सिस्टम भी इसमें आ रहा है। किसान रेल भी चलाया गया है जिससे कि एक जगह के उत्पाद को भाई नासिक से प्याज ला करके दानापुर में और दानापुर की सब्जियों को उठा करके अदर पार्ट हैं वहां तक भेजना। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एक भारत की एक सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। इट्स ए मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर गवर्नमेंट इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। और अभी 3 कानून जो आया है वो भी कानून कुछ इसी तरह से है। और इंडिया में कहा जाता है कि किसी भी चीज का कोई भी चीज इतना आसानी से इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बड़ा नॉइजी, माने इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही नॉइजी डेमोक्रेसी है ये। माने हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ओपिनियन है, हर आदमी के पास ओपिनियन है। तो इसको बोलते हैं नॉइजी डेमोक्रेसी। नॉइजी डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी होता है कि भाई सब आदमी अपने अपने, जैसे गुजरात है तो गुजरात उतना ज्यादा नॉइजी नहीं है, राजस्थान में भी जाएंगे तो उतना नॉइजी नहीं है। क्या होता है, वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आप कभी गुजरात अगर घूमने जाएंगे और ड्राइवर के साथ, तो उसको लिस्ट पॉलिटिकली अवेयर आदमी है वो,
ठीक है, वो ड्राइवर जो होगा पूरे गुजरात आपको घुमा देगा और एक बार मोदी का, अमित शाह का, किसी का नाम नहीं लेगा वो। लेकिन वही अगर बिहार जाइए, पटना स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे उतरते ही वो शुरू हो जाएगा और आते आते पूरा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज आपको वो आदमी दे देगा। वो इतना पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, इतना ज्यादा नॉइजी माने वो जो सिस्टम होता है। तो यहाँ पे इंडिया के, ओवरऑल इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी नॉइजी है और कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं एक्सेप्ट की जाती है। उसके पीछे रीज़न हमने अपने प्रैक्टिकली हमने देखा है। दिल्ली में जब सीएनजी के कंपलसरी किया गया था कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, दिल्ली में कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सीएनजी कंपलसरी है, तो उसके लिए हमें याद है कि कम से कम सैकड़ों डीटीसी की बसों का शीशा तोड़ करके यहीं सिविल लाइन्स में लाइन से खड़ा था। लोगों ने ये डीजल के बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करने का भी सही ढंग से, उसको भी माने कहा जाए कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हर किसी भी चीज को लोगों ने, चूंकि कोई भी कन्वर्जन यहाँ बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं होता है। उसी तरह से जैसे अभी मान लीजिए जो फार्मर्स लॉ है, तीनों के तीनों कानून हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया माने जो एग्रीकल्चर है भाई, बैंकिंग सेक्टर स्मार्ट बनता जाए, इंश्योरेंस स्मार्ट बनता जाए, सर्विसेज स्मार्ट होते जाए, इंडस्ट्रीज स्मार्ट होता जाए और एग्रीकल्चर पुराने जमाने के अनुसार ही रहे, ऐसा नहीं होगा। किसानों को भी क्या करना होगा, किसानों को भी अपने आप को टर्न अप करना होगा, जिसको बोलते हैं निगमीकरण, खेती का निगमीकरण, कार्पोरेटाइजेशन ऑफ, और फाइनली जाकर के ये भी एक तरह से अच्छा ही आउटपुट देगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लालू जी बोलते थे IT वाईटी, जब लालू जी चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसी समय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक ऑफ कर रहा था, 1990 की बात है ये, ठीक है। और वो इसके अपने ट्रेडिशनल थॉट के तहत उसके विरुद्ध थे और उसमें उनका क्या मानना था कि ये है वो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये श्रम प्रधान नहीं है, ये पूंजी प्रधान है ये। और इसमें क्या होगा कि ये श्रम देने के बदले उल्टा श्रम क्या करेगा, ये ले लेगा। एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम कर देगा तो 9 लोग क्या होंगे। और अभी के टाइम पे आज आप खुद सोच के देखिए कि जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे जिस राज्य ने काम किया, बेंगलोर हुआ, चाहे अभी हैदराबाद इमर्ज कर रहा है, ठीक है, तो ये सब जो आए, इन्होंने मोस्टली आज के डेट में जो कहा जाए कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर किसी ने दिया, क्वांटिटेटिव, केवल क्वांटिटेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्वालिटेटिव एम्प्लॉयमेंट, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख सैलरी किसी और सेक्टर में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? केवल और केवल IT में। माने उन कंपनियों के द्वारा ही इस तरह की सैलरी दी जाती है जो डॉलर में पैसे लेते हैं और रुपए में पैसे देते हैं। तो ये सोच के देखो, तो इसने ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ क्वांटिटेटिवली एम्प्लॉयमेंट दिया बल्कि क्वालिटेटिवली एम्प्लॉयमेंट भी दिया। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं मिला है इंडिया में तो यहीं पे। और जो राज्य यूपी और बिहार, इस मामले में क्या हो गया, यूपी इसलिए पीछे रह गया कि वहां पे मुलायम सिंह जी थे तो वो हिंदी के प्रमोटर थे, वो हिंदी पर फोकस करते थे। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि हिंदी की ज्यादा, तो ऐसे सारे जो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, और जनरली वो कमजोर तबकों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अदरवाइज जो भी थोड़ा भी एलिट होगा तो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा लेता था, CBSE बोर्ड में पढ़ा लेता था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लेता था। तो यूपी में 2 वर्ग हो गया, दो एक तरह से गरीब के बच्चे हिंदी में अटक गए और जो अमीर थे वो इंग्लिश में आए और उनके लिए पूरी दुनिया खुल गई। और मुलायम सिंह ने क्या किया, गरीबों के नेता थे और पूरे एक क्लास को उन्होंने क्या किया, माने वो एक तरह से कहा जाए कि बैकवर्ड ही बना के रख लिया। अब वो जो जनरेशन है जो हिंदी में पढ़ा वो कभी भी बहुत आगे नहीं जा पाएगा, अपने स्ट्रगल से अगर कुछ कर पाया तो कर पाया, ठीक है। लेकिन बिहार में था कि बिहार में ऐसा लालू जी इस तरह के नहीं थे, लालू जी इंग्लिश के विरोधी नहीं थे, लालू जी खुद भी इंग्लिश कोशिश करते थे, तो लालू जी इंग्लिश के विरोधी नहीं थे, लेकिन लालू जी फिर वो जो कहा जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी था, उसको वो पकड़ नहीं पाए। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं पाने के कारण फिर वो एक मास जो था वो इसको नहीं इसमें इंजॉय कर पाया। और आज के डेट में आप समझ रहे हैं कि कहा जाए 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा अगर रिवोल्यूशन, किसी कोई इनोवेशन और रिवोल्यूशन है तो वो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और पता चला कि गांव में किसी घर में कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी हो गई, पढ़ने में इंटेलिजेंट है और वो BPSC की तैयारी करना चाहती है, तो वो अपने घर में बैठे भी इस क्लास को पढ़ सकती है। वो कहीं भी किनारे होकर के मोबाइल पे इस क्लास को पढ़ सकती है। या जो एडुटेक है या टेलीमेडिसिन ही है, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माने कम्युनिकेशन कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, तो फिर क्वांटिटी बढ़, बिजनेस साइज ऑफ बिजनेस बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसी तरह से ये इतनी सारी बातें हमने इसलिए बताई कि यहाँ पे जो 3 कृषि एग्रीकल्चर लॉ आया हुआ है, तो वो भी एक तरह से एक ट्रेडिशनल सोच उसको वो नहीं होने दे रहा है। ट्रेडिशनल माने ट्रेडिशनल जो सोच है वो पुरानी चीजों को छोड़ने नहीं दे रहा है और नई चीजों को पकड़ने नहीं दे रहा है।
अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा। अभी एक हरियाणा का ही लड़का था, बता रहा था कि सर सरसों का जो वो है, तो सरसों का जो एमएसपी है, मान लीजिए बाजार समिति में एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो हर जिले में होता है, तो उसमें ले जाकर के अगर मैं सरसों बेचूं तो जो रेट वहां मिल रहा था उससे करीब 2.5 गुना कि 2 गुना ज्यादा रेट मुझे ओपन मार्केट में मिल रहा था। तो बहुत सारे किसानों ने क्या किया, सरसों वहां ले जाके बेचने के बदले उसको ओपन मार्केट में बेचा। अब समस्या यह है कि ओपन मार्केट का सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो फिर कहां बेचेंगे आप। और दूसरी बात है कि मान लीजिए आपने लौकी की खेती किया, 10 किसान मिलकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने बनाया, स्व सहायता समूह बनाया, विलेज प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बीपीओ एफपीओ या एसएचजी बनाया, और पूरे गांव में लौकी की खेती किया। अब उसका लौकी की खेती कौन खरीदेगा? फिर अगर उसी से ये उम्मीद की जाए कि प्रोडक्शन भी वही करे और मार्केटिंग भी वही करे, तो उसका दोनों में से एक में ही एक्सपर्टीज हो सकती है। उसका काम क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन करना। खरीदने वाला काम किसका होना चाहिए? रिलायंस जो जियो मार्ट वाले हैं, ये जाके उसको खरीद लें, ये उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई जो भी तुम सब्जी बनाओगे वो सारा सब्जी उपजाओगे, वो सब सब्जी हम अपने यहाँ अपने मार्ट में ले लेंगे, ठीक है। आप उसी तरह से और भी बिग बाजार वाले जाकर टाई अप कर लें, या इस तरह के टाई अप कर, दूध वालों से जाकर के कोई बड़ी कंपनी टाई अप कर ले कि भैया जितना तुम दूध उत्पादन करोगे सब मैं उसको लेकर के अपना कैडबरी का चॉकलेट बना दूंगा। नहीं, तो इस तरीके से मैंने काम अगर डिवाइड हो जाए कि प्रोडक्शन कोई और मार्केटिंग कोई और, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कारपोरेट सेक्टर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिग कंपनीज, कॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट ए रिग्रेसिव स्टेप, इट्स ए। अब निश्चित रूप से इसमें कुछ रिस्क है, जोखिम है, लेकिन जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक ऊपर नहीं बढ़ेंगे। फिर वही बात है कि लौकी 10 लौकी उत्पादन करके एगो टोकरी में रख करके और कहीं रोड के किनारे बेचते रहेंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस है। कभी आप इंडिया एक शाइनिंग इंडिया नहीं बन सकता, एक बड़ा देश नहीं बन सकता है। बड़ा देश बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और रिस्क लेने में गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल का मतलब होता है टू पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और आज की डेट में एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है पॉपुलेशन डिविडेंड, जननांकीय लाभांश का एक होता है। और जननांकीय लाभांश में पॉपुलेशन डिविडेंड में जब कुल जनसंख्या में जो टोटल पॉपुलेशन है और उसमें जब आपके ये जो यंग पॉपुलेशन जब ज्यादा होने लगता है, कहा जाता है कि एक समय आता है जब ये टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में जो बच्चे हैं 1 नंबर है और 2 नंबर है और 3 नंबर है, ये 1 नंबर जो बच्चे होते हैं 50% से ये प्लस हैं, तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज कहा जाता है। उस समय आपको प्राइमरी स्कूल की जरूरत होती है। आपके पास क्या होना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी का प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस तरह के बच्चे हैं, या मिडिल स्कूल होना चाहिए। आज के डेट में बिहार में पॉपुलेशन उस फेज में जा रहा है। तो आज ही अखबार में पढ़ रहे थे कि 4200 के कितने इंटरमीडिएट कॉलेज, सारे जो मिडिल स्कूल थे उसको बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट कॉलेज में अपग्रेड कर दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या होगा? जो लड़कियां क्लास 8 तक पढ़ करके रुक जाती थी, अब वो गांव में ही क्लास 10 और क्लास 12 तक पढ़ लेंगी, ठीक है। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने, इसके अलावा जाएंगे तो बिहार में अब जाके सब ITI कॉलेजेस खुल रहा है, अब जाके वहां पे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। ये सारी चीजें बिहार में हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जबकि देश के बड़े पार्ट में जाएंगे तो ये सब चीज बंद हो रहा है। पंजाब में, हरियाणा में, साउथ में ये सब बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि इनमें पढ़ने वाले जो ग्रुप था वो अब इस एज से ऊपर जा चुका है। यही होता है ना रीजन। जैसे ये जो मास था, ये मास जो अब 2 नंबर में जब इंटर जब शुरुआती दिनों में रहेगा तो आपको ये सब कॉलेजेस खोलने होंगे। जब यहां रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट समझना। अब मान लीजिए अगर राजस्थान में जाके कोई अगर स्कूल खोलता है तो इसका मतलब है कि पक्का उसका पैसा डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि अब तो हम दो हमारे एक हो गया, और एक के लिए ऑलरेडी जो स्कूल है उसी में इतने सारे सीट बचे हुए हैं, तो आप नया स्कूल खोल के क्या करा सकते हैं? वही हाल बिहार में है। बिहार में भी अभी 2-4-5 साल तक आप स्कूल खोल के कुछ फायदा कमा सकते हैं, आपको बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन एक थोड़े दिन बाद ही एक समय आएगा जब प्राइमरी स्कूल सारे क्या हो जाएंगे, पटना के प्राइमरी स्कूल सब बंद होने लगेंगे। क्योंकि वो ये जो 1 नंबर वाले बच्चे थे वो सारे बच्चे अब कहां पहुंच गए? अब वो 2 नंबर में जा रहे हैं वो, और 2 नंबर में जब जा रहे हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA कॉलेज, ITI कॉलेज, माने जो जिस क्वालिटी का बच्चा होगा उसको उस तरह के सिस्टम की। और बिहार गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट दिस इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट, दिस इमर्जिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बिहार गवर्नमेंट। तो इंडिया के साथ अच्छी बात यह है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, चाहे वो साउथ की गवर्नमेंट पहले अवेयर हो गई थी, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह के बच्चे पहले इस एज में गए थे। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश सब होते हुए यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज उसके बाद खुले।
फिर अब धीरे अब क्या हुआ, ये सब बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे थे अब वो कॉलेज से बाहर निकल करके कहां पहुंच गए, वो जॉब, स्किल डेवलपमेंट। तो अब देखिए भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, पीएम कौशल विकास में या अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में सारे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जो स्किल वाली बात होती है, जैसे जब आप इंजीनियरिंग करके जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर, आप कोई एक्सपीरियंस, तो आप कहते हैं कोई, आप नौकरी नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा? नहीं, यही बोलते हैं ना आप कि भाई नौकरी दोगे नहीं तो फिर एक्सपीरियंस कहां से आएगा? तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं इनको 6 महीने का एक अप्रेंटिसशिप इनको मिल जाता है या कोई स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। तो पूछा जाता है कोई अनुभव, तो हाँ इस चीज का अनुभव मेरे पास, ये लीजिए सर्टिफिकेट। तो बोलते ठीक है आप आइए जॉब करिए। तो इन सारे में क्या हो गया, वो जो डिग्री के ऊपर की चीजें हो रही हैं। और बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, अभी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, पॉपुलेशन डिविडेंड वाले को बिहार में एज से जोड़ के पूछा गया है। तो उसमें क्यों, क्योंकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या है, उसका एवरेज एज 20 ईयर्स का है, एवरेज एज 20 ईयर्स है। तो ये अभी इसी इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज वाले लेवल पे है। और बिहार गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ सबसे अच्छी बात होती है, इंडिया में जाएंगे तो चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, लोग माने जो इमर्जिंग, माने एक इंडिया, इमर्जिंग बिहार के लिए जो आपकी पॉलिसी सपोर्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होना चाहिए, उसके लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया में गवर्नमेंट अवेयर है और जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पॉलिसी तैयार करके इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी तैयार करके बैठे रहते हैं। और वो बच्चे आकर के, चूंकि मान लीजिए जो एक ग्रुप था, एलीट ग्रुप था, उसके बच्चे तो बाहर जाके पढ़ लिए, लेकिन जो मास जनसंख्या 88% लोग जो गांव में रहते हैं, वो बच्चे जब उनको जब टेक्निकल, तो वो पंजाब हरियाणा नहीं जा सकते। 88% जनसंख्या के बच्चे गांव हरियाणा पंजाब नहीं जा सकते। उनको क्या चाहिए, उनके गांव के, उनके घर के पास ही आईटीआई कॉलेज होना चाहिए, उनके जिले में ही इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, उनके जिले में ही मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और वो चीजें बिहार सरकार वहां प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो ये इसमें जाएंगे तो उसी तरह से जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को भी, एग्रीकल्चर जैसे 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1991, सोच के देखो। और आज तक अभी 2021 चल रहा है, अभी भी आपका गांव का जो खेती है वो 1991 के खेती में और आज के खेती में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन आर नॉट रीचिंग ऑन ग्राउंड लेवल और ऑन एग्रीकल्चरल लेवल। कृषि में जो उदारीकरण का जो लाभ है, वो कृषि में उदारीकरण के लाभ का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो खेती होता है उसको इनफॉर्मल से फॉर्मल करना। इनफॉर्मल से फॉर्मल कैसे होगा भाई, साहूकार से लोन के बदले किसान क्रेडिट कार्ड से लोन, यही ना भाई। आपको इनपुट्स परंपरागत बीज की जगह पे आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ मॉडिफाइड सीड्स आप यूज करें। उसी तरह से आप गोबर का, बहुत गोबर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यूरिया वगैरह फॉर्मल सोर्सेज के जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको आप यूज कर रहे हैं। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के लेवल पे आप कोल्ड स्टोरेज में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजें फॉर्मल करना। और फॉर्मल करने में आप केवल किसान से ये कम काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स आर इंक्रीजिंग। सारे किसानों में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट 91% के आसपास स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स 2030 तक हो जाएंगे इंडिया में। तो ऐसी स्थिति में ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इनकी बहुत कम होती है। एक बार मान लीजिए बारिश, सब इनकी कहानी खत्म। लेकिन वही एक ग्रुप ऑफ लोग रहेंगे तो उनकी, ठीक है, इनपुट्स लगाने की भी, उनके पूंजी निवेश की भी क्षमता बढ़ जाती है और उनके रिस्क, और कहा जाए कि बड़े साइज में करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये चीज हो जाएगा। तो ये एक तो देखो, माने टू मेक एग्रीकल्चर फॉर्मल कई जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसमें यह किया गया कि ये छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उसकी जगह पे किसको ले लिया जाए? उसके जगह पे एसएचजी, वीपीओ और एफपीओ। नहीं, गांव के सारे किसानों को एक कोऑपरेटिव बना दिया जाए, बीपीओ, एफपीओ और एसएचजी के रूप में। एक उपाय ये हुआ। और प्लस ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनको उस गांव में इन्वॉल्व करा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। और उस जोड़ने में कई सारे चीजें हो सकती हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हो सकता है, भाई सारे किसान अपना खेत दे दें मुझे, एक कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, मैं उसमें, चूंकि मेरी जोखिम उठाने, मतलब कपास की खेती किया, अब कपास की खेती किया तो एक छोटे किसान के लिए बड़ा मुश्किल चीज है कि वो कपास के ऊपर एक सेट डाल दे। सेट डालना उसके बस का नहीं है। क्यों? सेट नहीं डालेगा तो क्या होगा, जब कपास के सारे, जब कॉटन जब इस तरह से खिलेंगे और ऊपर से जब एक बार ओला और बारिश, तो पता चला कि वो सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
लेकिन वही अगर बड़ी कंपनी कोई होगी तो क्या होगा, ये 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ 50 एकड़ पे सब में वो सेट डाल देंगे और अपने कपास को वो बचा लेंगे। तो उनके जोखिम आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंजेज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंजेज में जोखिम उठाने की क्षमता उनकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए भी अब के टाइम पे अगर एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं और ये मास लेवल पे जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, उनका इनकम बढ़ाना चाहते हैं, उनको उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्रीकल्चर का जो इनफॉर्मल जो ट्रेडिशनल रूप है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने में फिर वही बात है कि आपको पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी के रूप में अभी 3 कानून आया हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो आपका AIDF है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड है जिसमें से ये FPO, BPO, SHG या कंपनी पैसे लेकर के और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वो कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सारे डेवलप करने की उसमें प्रोविजन किया गया है AIDF में। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो 1 लाख करोड़ रुपए का वो जो डिक्लेयर किया गया था कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कोष है वो। तो ये सब चीजें, तो ओवरऑल मैं इतनी सारी बातें आपको इसलिए बताया कि आपको एक दिमाग में एक परसेप्शन रहना चाहिए कि एग्रीकल्चर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट, कृषि खड़ा नहीं रहे, कृषि को क्या करना होगा, कृषि को स्थिर नहीं रहना होगा, कृषि को भी आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने में फिर वही बात है, और इंडिया चूंकि इतना नॉइजी है, नॉइजी डेमोक्रेसी है कि इसमें हर चीज का, नेताजी हवाई जहाज से जा रहे हैं तो विरोध होगा कि जमीन पर क्यों नहीं जा रहे हैं, और जमीन पे जाएंगे तो फिर होगा कि अब देखिए कैसे मजे ले लेकर के जमीन पे जा रहे हैं, ये हवाई जहाज से सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया बहुत नॉइजी डेमोक्रेसी है, तो इसलिए यहाँ पे चलते रहता है। तो खैर, तो ये इसमें एक लाइन लिखो, एक सेंटेंस देखो, कृषि पश्चात प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। कृषि पश्चात प्रबंधन भारतीय कृषि की एक प्रमुख चुनौती है। कृषि पश्चात प्रबंधन भारतीय कृषि की एक प्रमुख चुनौती है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। लिखो, इसके विभिन्न घटकों में, इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर, इसके विभिन्न घटकों में ठीक है, कृषि पश्चात प्रबंधन, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, लिख दीजिए। कृषि पश्चात प्रबंधन के कंपोनेंट्स नीचे एक लिख सकते हैं, उसमें एक होता है, अच्छा, एक होता है मार्केटिंग, विपणन, मार्केटिंग, उसके बाद आता है स्टोरेज, भंडारण, स्टोरेज। जैसे सेंट्रल वेल पे जाते हैं तो CWC होता है, सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन, बिहार में जाते हैं तो SWC है, स्टेट वेयर हाउस कारपोरेशन है, भंडारण। उसके बाद इसके पार्ट हैं परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद है नीतिगत उपाय, पॉलिसी, नीतिगत या कानूनी उपाय, पॉलिसी और स्टैट्यूटरी मेजर, कानूनी उपाय, पॉलिसी और स्टैट्यूटरी मेजर, कानूनी उपाय। ठीक है, अब पैरा चेंज करके लिखिए, कृषि मूल्य नीति विपणन की प्रक्रिया का, कृषि उत्पाद विपणन की प्रक्रिया का सर्वाधिक मुख्य घटक है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। कृषि, क्या लिखें, कृषि उत्पादों का, कृषि उत्पादों की मूल्य नीति, उत्पादों की मूल्य नीति कृषि उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया का मुख्य घटक है। क्या लिखे जाएंगे इंग्लिश में, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, क्या लिखे? कृषि उत्पादों के कृषि मूल्य नीति कृषि उत्पादों की विपणन की प्रक्रिया का मुख्य घटक है। उसमें लिख दीजिए कृषि मूल्य नीति के तहत 4 मूल्यों का निर्धारण होता है। देयर आर 4 प्राइसेस इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। कृषि मूल्यों की क्या लिखे? 4 मूल्यों का निर्धारण होता है। 4 मूल्यों का निर्धारण होता है। देयर आर 4 प्राइसेस डिटरमिन, ठीक है, अंडर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, ठीक है। और उसमें लिख दीजिए 4 कृषि मूल्य, 4 एग्रीकल्चर प्राइसेस और इसमें जाएंगे तो एक हुआ एमएसपी, फर्स्ट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। दूसरा लिख लो, एक दूसरा होता है पीपी, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य। प्रोक्यूरमेंट प्राइस। क्या लिखे? खरीद मूल्य। और उसके बाद एक और होता है आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक प्राइस। और फिर चौथा होता है जारी मूल्य, इशू प्राइस। हाँ, इशू प्राइस, ये लिखो, इशू प्राइस, ठीक है। तो ये 4 कोई भी जो जैसे 22 तरह के क्रॉप के लिए एमएसपी डिक्लेयर होता है, तो उसके साथ ये 4 प्राइस बनते हैं, ठीक है। माने एग्रीकल्चर का, एग्री प्रोड्यूस में सब्जियों को अगर छोड़ दिया जाए, हॉर्टिकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं या एनिमल हस्बेंड्री प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहा हूं, जो अनाज है जिसको बोलते हैं फूड ग्रेन्स, तो उस फूड ग्रेन्स में जाएंगे तो ये 4 मूल्य बनते हैं, ठीक है। यहां से शुरू होता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। अब मान लो जैसे सरसों के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया गया, ठीक है, और बाहर में जो प्राइवेट मार्केट है, तो उस प्राइवेट मार्केट में सरसों का प्राइस ज्यादा मिल रहा है, और ये सेम कंडीशन, तो फार्मर स्वाभाविक रूप से आपके एफसीआई के लोगों को सरसों नहीं बेचेंगे। सेम यही कंडीशन अगर गेहूं चावल के साथ हो जाए, तो मीट और राइस के साथ हो जाए, आपने एमएसपी डिक्लेयर किया और बाहर में गेहूं चावल का प्राइस उससे ज्यादा मिल रहा है, तो किसान तो नहीं बेचेंगे एफसीआई को। और एफसीआई को कम से कम 6 से 7 करोड़ टन का एक बफर प्रिपेयर करना ही करना है। अगर वो बफर तैयार नहीं करते हैं अनाज का, तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 25 केजी और 35 केजी अनाज देना है, तो अनाज कहां से देंगे? हर महीने वो अनाज कहां से देंगे? उसके अलावा पिछले 1.5 साल से 5 केजी मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपअप के रूप में दे रहे हैं। जो अंत्योदय वाले थे उनके 7 केजी थे, और 7 केजी तो 3-2-1 रुपए किलो मिलता था पर पर्सन, उसके ऊपर 5 केजी मुफ्त का मिलता था ना, ये टॉपअप उसको बोलते थे। पिछले वाले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पिछले वाले में 5 केजी के साथ 1 केजी चना मिलता था, चना भी मिलता था, ठीक है। तो सोच के देखो, माने इस एंगल से जब सोचते हैं तो सोच के देखो इंडिया कितना इस मामले में कितना समृद्ध है। आप अगर यही पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, कभी आप जा करके यूट्यूब पे अभी कभी देखें, माने आटे की, जबकि पाकिस्तान इतना समृद्ध माने प्रोस्पेरस कंट्री है, ये जो पंजाब वाला पार्ट है चाहे सिंध वाला पार्ट है, इस मामले में भाई इंडिया का अकेले इंडिया वाला जो पंजाब है वो पूरे देश के अनाज की जरूरतों को पूरा करता रहा है, जबकि पाकिस्तान वाले साइड में इससे बेटर पंजाब गया था।
इससे बेटर पंजाब पाकिस्तान को मिला था, इंडिया को, बांग्लादेश को ज्यादा बेहतर बंगाल मिला था। इंडिया वाला जो बंगाल था, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि जो बंगाल की बात करें, जब डिवीजन हुआ तो वहां पे जूट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस होते थे और कलकत्ता में जूट मिल बहुत सारा होता था। तो उसी में गड़बड़ी क्या हुई कि जब डिवीजन हुआ तो जूट मिल इंडिया में रह गया, कलकत्ता में, और जूट प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सारे के सारे बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, उसी तरह से पंजाब वाले पोर्शन में जाएंगे तो ये तो बाद में 1950 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फोकस किया, इंदिरा गांधी कैनाल आया, तो इससे यहाँ पे फिर ये व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट या राइस प्रोड्यूसिंग बन गई है। नहीं तो ओरिजिनल जो व्हीट प्रोड्यूसिंग जो पार्ट था वो तो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, और आज के डेट में उनके यहाँ और अफगानिस्तान की स्थिति सोच के देखो, मैंने कई सारे कंट्रीज का नियरेस्ट जो एग्जांपल देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात देखिए, गेहूं की इतनी खराब स्थिति है। और अपने यहाँ सोच के देखो 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों के लिए इतने बड़े पैमाने पे इतना गेहूं सड़ाने के बाद, करप्शन करने के बाद भी सबके थाली में रोटी की कोई समस्या, अब रोटी की समस्या नहीं है तो इसलिए दिमाग थोड़ा ज्यादा ही चलता है, नहीं, ये भी हो गया है। और सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा, मैंने दिमाग चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, सोशल मीडिया भी है। हर जगह कोई किसी भी सरकार से असंतुष्ट, अब पंजाब में अमरिंदर सिंह इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो उनसे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज है, नहीं, तो हर जगह में, छत्तीसगढ़ में जाइए तो वही हाल है भाई। बीजेपी वाले सरकार से कोई अगर एक ग्रुप नाराज है तो समझ में आता है, तो भाई इनसे कांग्रेस वालों से नाराज होने की क्या जरूरत है। तो ये एक तरह से कहा जाता है कि सब पॉलिटिकल एम्बिशन है ये, और पॉलिटिकल एम्बिशन में ये देखा जाता है कि वही जो कल बताए थे कि हर आदमी अपने आप को एक्सेल करना चाहता है और उसी में सब चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को भाई मुख्यमंत्री बना दीजिए, शांत हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये अच्छी भी बात है कि लोगों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, लेकिन वो नकारात्मक दिशा में ना जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिवली होने चाहिए, वो कर जाएंगे तो सोच के देखो इतना अनाज यहाँ पे। तो एफसीआई को क्या करना है, एक बफर भी क्रिएट करना है। अगर तब क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो पीपी होगा, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस उसका होगा, वो क्या होगा, एमएसपी से ज्यादा। अब आपको भी ज्यादा, आपने एमएसपी मान लो आपने 18 रुपए केजी डिक्लेयर किया और उस पर किसान आपको नहीं दे रहा है, तो किस आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपको बफर तो क्रिएट करना ही करना है। तो आप क्या करेंगे भाई, पीपी एमएसपी से ज्यादा हो जाएगा। इन जनरल पीपी इज इक्वल टू एमएसपी, वो मिनिमम, वो न्यूनतम प्राइस है जिस पर एफसीआई द्वारा किसान के अतिरिक्त अनाज को खरीदा जाता है। इट्स अ मिनिमम प्राइस ऑन विच एफसीआई प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स। इट्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्राइस, भाई इससे कम नहीं, इतने पे हम आपसे खरीद लेंगे। लेकिन अब मान लो इतने पर खरीद लेंगे, वो हो गया, अब उस पर किसान देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीपी एमएसपी से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि पीपी और एमएसपी दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। बिहार गवर्नमेंट क्या करती है कि राइस वगैरह, धान वगैरह पे वो बोनस उस पर से ऊपर से और माने बोनस डिक्लेयर करते हैं। वो गवर्नमेंट बिहार बोनस देती है, जितने भी फार्मर्स हैं जो एमएसपी धान का है उसके ऊपर 200 रुपए क्विंटल वो क्या करते हैं, बोनस दे देते हैं। भाई एफसीआई वाले आपके खाते में इतना पैसा भेजेंगे और बिहार गवर्नमेंट आपके खाते में 200 रुपए एक्स्ट्रा भेजेगी, और ये पैसे एक सप्ताह के अंदर जैसे ही आपका अनाज बिकेगा उसके थोड़े दिन के अंदर ही आपके खाते में चला जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट में चला जाएगा। आपको उस पैसे के लिए कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि बिहार में तो घपला घोटाला वाला राज्य है ही, तो वो क्या करते हैं कि जैसे धान की जब खरीदारी की जाएगी तो वो जो अधिकारी वहां बैठा हुआ है वो 10% कटौती काटेगा। उसमें 10% कटौती का मतलब क्या हुआ, जैसे 100 केजी हुआ तो कहेगा नहीं 100 केजी नहीं, 90 केजी। क्यों 90 केजी? अब पता लगा कि जब अगर 90 केजी वो 10% नहीं किया और उसने 100 केजी के नाम पे लेकर के पर्ची उर्ची सब बना दिया, और उसके बाद जब एफसीआई वाले उससे जब लेंगे, भाई बिहार गवर्नमेंट ने खरीदारी किया एफसीआई के बिहाफ पे, अब एफसीआई वाले जब उस अनाज को लेंगे तो वजन करेंगे, तब तक धान सूख चुका होगा, और सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 केजी कम हो जाएगा। अब 10 केजी कम हो जाएगा तो जो पीसीएस अधिकारी वहां बैठे हुए हैं उनको अपने पॉकेट से, भाई सीधी सीधी बात है कि 10 केजी धान आपने क्या किया हुआ है, आपने अपने अपने आपने ले लिया, नहीं आपने उसमें मैंने आपने घोटाला कर दिया, यही होगा ना ये। तो वो क्या करते हैं, पहले ही बोलते हैं कि, और किसान भी होशियार, उसमें 2 बाल्टी पानी पहले ही डाल देते हैं, सब एक दूसरे के होशियार, वो पानी डाल देते हैं कि कटौती कटो, तो फिर देखते हैं पता चला कि जब वजन कराने जाएंगे एफसीआई वाले से, एफसीआई वाले जब लेंगे तो 20 केजी कम पड़ेगा। तो ये सब चीज होता है, जाइए आप सुखाइए। तो बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारी मंडियों में ड्रायर लगा रखा है, आप जाकर के वो वापस भेज देते हैं, आप जाकर उसको पहले सुखाइए। और नहीं तो बहुत सारे ब्रोकर काम कर रहे हैं,
भाई किसान ट्रैक्टर से ले आया है, उससे अपना ले लेंगे, मान लो 18 रुपए केजी है, 14-15 रुपए केजी दे दो मुझे। हरियाणा से जा रहे हैं, हरियाणा से लोग वहां जा रहे हैं बिहार, और जाकर के वहां से 13-14 रुपए किलो उसे ले लिया और लेकर के फिर उसको ट्रक पे लोड कर लिया और हरियाणा ले आया और ला करके यहाँ पे फिर फुल रेट पे बेचा। तो ऐसे भी होता है कि किसान से बीच में जो मिडिल मैन है, वो मिडिल मैन की अपनी सेटिंग है, उससे ले लिया और यहाँ पे फिर उसको बेच दिया, बीच में 4-5 रुपए का प्रॉफिट उसने कमा लिया। तो ये भी इसमें कई सारी चीजें, प्रैक्टिकली कई सारी चीजें, लेकिन बिहार गवर्नमेंट अभी इसके मामले में अलर्ट है। तो एमएसपी हो गया, पीपी प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गया। अब जो खरीद लिया अनाज, जैसे एफसीआई ने अनाज खरीद लिया और खरीदने के बाद पीपी पे खरीदा, उसके बाद मंडी चार्ज लग जाता है, लेबर चार्ज लग गया, ट्रांसपोर्टेशन, कहीं स्टोर किया उसका किराया, उसमें पानी से भीग गया, सड़ गया उसका, ठीक है, प्लस चूहे वगैरह खा गए, कुछ नेताजी खा गए, ठीक है। ये सब करने के बाद जो फाइनल प्राइस बना पर केजी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्राइस। और ये वो मिनिमम प्राइस पे जिस पर कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस अनाज को बेचना चाहिए। जितना कम पे बेचेंगे उतना आपको सब्सिडी देना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फूड सब्सिडी। और इंडिया में ये फिक्स है, 3-2-1 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो कोर्स सीरियल, मोटे अनाज, ये फिक्स है। ये वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या हो जाता है, ये बढ़ जाएगा, करप्शन के कारण बढ़ जाएगा, भीगने उगने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्टोरेज सिस्टम नहीं होने के कारण बढ़ जाएगा ये, तो ये बढ़ जाएगा। तो ये तो बीच में क्या हो जाता है, सब्सिडी, फूड सब्सिडी ज्यादा है, हो जाता है इसमें। तो ये 4 प्राइस बनता है, और एक तरह से कहा जाए कि इसमें ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है और ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मतलब होता है प्रशासकीय मूल्य, वह मूल्य जो सरकार द्वारा तय होता है। तो ये तो सरकार द्वारा तय होता ही है, और ये वाला भी सरकार द्वारा तय है, 3-2-1 रुपए किलो। बेचते समय आप इसको बढ़ा नहीं सकते, 3 को 4 नहीं कर सकते, 2 को आप 3 नहीं कर सकते, 3-2-1 रुपए किलो ही ये रहेगा। तो ये दो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है और ये 2 वेरिएबल प्राइस है, ठीक है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये दोनों तय होते हैं, फिक्स होते हैं, ये हर बार डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी में एक लाइन लिख लो, एमएसपी के नीचे लिखो, किसान के अतिरिक्त उत्पाद के न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। इट्स ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्राइस फॉर सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर। किसान के अतिरिक्त उत्पाद के न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। अतिरिक्त उत्पाद के न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। इट्स ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्राइस फॉर सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, फॉर सरप्लस प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल, हाँ हो सकता है, सब देशों की स्थिति, इंडिया में ही इतने सारे अच्छे, अभी भी बिहार में कहा जाए कि बिहार में अभी भी पोटेंशियल का यूज नहीं हो पाया है। जैसे इंडिया को, जैसे फर्स्ट हमने जो क्लास में बताया था, एक इंडिया का मैप बनाया था, उसमें बताया था ये जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, गंगा के इलाहाबाद के आगे वाला जो पोर्शन है, उसी को स्लीपिंग जायंट कहा जाता है, सोया हुआ। माने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी बहुत है, फर्टाइल लैंड है, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, 20 फीट पे पानी अवेलेबल है, जो कि अपने आप में रेयर है, ठीक है। तो फर्टाइल है, लेबर फोर्सेज भी है, मार्केट भी है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन अभी भी हम किसी चीज का यूज नहीं कर पा रहे। जो पानी है, पानी हमारे लिए एक एसेट्स ना होकर के पानी हमारे लिए क्या हो गए हैं, पानी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में लड़ाई होता है नहीं, और बिहार में भाई हमारे यहाँ से पानी तुम जितना ज्यादा से ज्यादा ले जाओ, ठीक है, जान बचाओ मेरी। तो ये हाल है। तो हमने पूरे जो वाटर मैनेजमेंट, जैसे अब नीतीश कुमार जी के साथ एक चीज है कि वो थोड़े जिद्दी टाइप के हैं, उनके दिमाग में बातें बैठनी चाहिए, एक बार बैठ जाएगा तो फिर वो कर देते हैं। जैसे बिजली 2015 में उन्होंने तय किया कि नहीं, अब हर घर को, बिहार के हर घर, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज माना जाता है कि बिहार में भी बिजली, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसका इम्पैक्ट ये होता था कि बिहार के सारे जिलों से लोग पटना में आके माइग्रेट करके रहते थे, क्योंकि पटना ही एकमात्र ऐसा शहर था जहां पे ऑलमोस्ट 18-20 घंटे के आसपास बिजली रहा करती थी, प्राथमिकता के बेस पे। लेकिन क्या हुआ, अब जब 24/7 सब जगह बिजली हो गया, तो ये जो माइग्रेशन होता था, वो माइग्रेशन एकदम से, क्योंकि केवल बिजली अवेलेबल हो जाने से बहुत सारी चीजें लोकली अवेलेबल हो गया, फ्रिज आराम से घर में आ गया, टीवी घर में आ गया, इंटरनेट घर में आ गया, ठीक है, इस सब चीजें आ गई, तो फिर पटना माइग्रेट करने की जो एक बीमारी होती थी, वो बीमारी खत्म हो गई। उनने जिद किया और 25 अक्टूबर 2018 को बिहार में ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ये नहीं है कि सारे घरों में बिजली हो गया है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मंगनी के बिजली की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, लेकिन ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन बिहार। और उसी तरह से हर खेत पर भी अगर आप डिमांड करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर में आपके खेत पर बिजली पहुंचा दिया जाएगा।
ये भी गवर्नमेंट के एजेंडा का पार्ट है। तो ये दूसरा उसी तरह से जाएंगे। तो अभी के टाइम पे अभी वो जिद पकड़े हुए हैं किस बात का, कि बिहार में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उसमें देखा गया कि अनपढ़ महिला है तो उसके कितने बच्चे हैं, ठीक है, इस लेवल पर चीजें उसमें सर्वे में आया। तो उन्होंने देखा कि जैसे हायर लेवल पे जाने के बाद जो फर्टिलिटी रेट है वो फर्टिलिटी रेट नीचे कम हो रहा है। तो उन्होंने फिर जिद पकड़ा हुआ है, वो कन्या उत्थान योजना है, और उस कन्या उत्थान योजना में भाई पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। अब तो ग्रेजुएशन करने पे 50,000 रुपये मिलेगा, इंटरमीडिएट करने पे 25,000 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को मैंने बिहार गवर्नमेंट ने लड़कियों के पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट, और वो ऐसा करके कई सारे पर्पस वैसे तो पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होता है कि हम लोग भी कई बार क्लास में चर्चा में करते थे कि भाई बिहार एक इनफॉर्मल स्टेट है। इनफॉर्मल स्टेट का मतलब वहाँ के पुरुष बड़े ही अनौपचारिक हैं। अनौपचारिक मतलब क्या होता है, बस ऐसे नहीं कहा जाता है कि एक होता है फॉर्मल तरीके से पहनना कपड़ा, फॉर्मल तरीके से बोलना। पटना में ही जाएंगे, पटना में जाएंगे तो आप ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को, ओला वाले को, चाहे कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब लूज टॉक करते हैं, ढीला ढाला कपड़ा पहनते हैं, कई दिन पे तो नहाते नहीं होंगे, ठीक है। कई सारी चीजें होती है। बात गाड़ी में बिठा करके और फोन पर, मान लीजिए एयरपोर्ट से आपने पैसेंजर लिया और आप खूब जोर जोर से फोन पर बात कर रहे हैं। बाकी सारे जगह उबर का नियम अलग है और पटना में उबर का नियम अलग हो जाता है, ओला का नियम अलग हो जाता है, जबकि उसमें आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल है उसका, कि ओला वाला ड्राइवर कैसे कौन कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। तो वहां पे ये जो मेल है, कई बार हमारा दिमाग वहां काम नहीं करता था कि बिहार के ये मेल को कैसे फॉर्मल किया जाए। क्योंकि मैं बीपीएससी पढ़ाते रहा हूँ कम 7-8 साल से, भाई 2013-14 से हम लोग बीपीएससी पढ़ा रहे हैं। तो 2013-14 से हमारे दिमाग में हमेशा टेंशन ये रहता था कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बिहारी है, मैंने वहां के लोग हैं। और लोग क्यों हैं? क्योंकि वो फॉर्मल नहीं है, औपचारिक नहीं है, वो इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल को फॉर्मल कैसे किया जाए ये नहीं समझ में आता था। तो उसका तरीका क्या हुआ, अब सबको, कई बार हमने क्लास में भी बोला हुआ है कि भाई जितने ऑटो वाले हैं सबको ड्रेस कोड लागू किया जाए। जैसे दिल्ली में ड्रेस कोड लागू है, सारे ओला वाले हैं उनका ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसे से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए पटना में घूम करके कि भाई आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, मैंने जैसे। और उसके लिए 7 निश्चय 1.0 में एक कुशल युवा कार्यक्रम भी लाया गया था कि आपको एटिकेट सिखाया जाए, आपको इंग्लिश सिखाया जाए, जिससे कि आप बाहर में जाते हैं तो आपको ज्यादा चैलेंजेस ना होने पाए, आपको आसानी से। तो 7 निश्चय 1.0 में कुशल युवा कार्यक्रम एक था उसमें, ठीक है, वो चाहिए। तो बिहार गवर्नमेंट का भी ध्यान था। लेकिन ये जो लड़कियों को पढ़ाने वाला जो तरीका है, अगर एक लड़की, जैसे कहा भी जाता है कि एक लड़की घर में पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो इस तरीके से बिहार को इनफॉर्मल से फॉर्मल अगर बनाना है तो उसका चाबी कहां से जाता है, ठीक है, और वो नीतीश कुमार जी को पता चल गया है, ठीक है। तो ये जो कन्या उत्थान योजना है, कन्या उत्थान योजना कैन बी अ डिसाइसिव इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू मेक बिहार ए फॉर्मल स्टेट। माने ये एक निर्णायक योजना हो सकती है बिहार को। लेकिन अब कितने अच्छे तरीके से ये लागू होता है इस बात पे। अदरवाइज बिहार गवर्नमेंट तो ध्यान तो बहुत दे रही है, 35% रिजर्वेशन, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में 35% रिजर्वेशन, इतना कैश इंसेंटिव देना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सारी चीजें हो तो बहुत रही हैं, किया तो बहुत जा रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले 5-7 साल के अंदर में जो फीमेल लिटरेसी है वो भी काफ़ी अच्छा, मोर देन 80% हो जाएगा। और बाकी मेल लिटरेसी भी जो 2021 के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि अगर सेंसस होगा तो बिहार में भी जो लिटरेसी है वो अराउंड 80% के आसपास, क्योंकि जो लोग इलिटरेट रह चुके हैं अब उनको वो तो परसेंटेज घटाएंगे। माने ये हो कि जिनका 2000 के बाद जन्म हुआ है उनका परसेंटेज निकाला जाएगा, तो हमें लग रहा है कि वहाँ 80-85% के आसपास परसेंटेज आ रहा है। अब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल नहीं जा रहा है। और लिटरेसी की परिभाषा में है कि वो जो जिसको लिखने पढ़ने आता है 6 साल के बाद, जिसको 7 साल तक जो लिखने पढ़ने आता है, तो उस क्राइटेरिया में बिहार में ऑलमोस्ट लोग आ जाएंगे। माने ये चीज़ है। तो क्या लिखे इसमें, आगे लिखो, क्या लिखे, न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसान के अतिरिक्त उत्पाद के न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, ठीक है। फर्स्ट छोड़ दीजिए इसको, दूसरे वाले में आइए। वह मूल्य जिस पर एफसीआई द्वारा अनाजों की खरीद की जाती है, द प्राइस ऑन विच एफसीआई प्रोक्योर फूड ग्रेन्स। वह मूल्य जिस पर एफसीआई द्वारा अनाजों की खरीद की जाती है, द प्राइस ऑन विच एफसीआई प्रोक्योर फूड ग्रेन्स, ठीक
ठीक है, तीसरा लिखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योर्ड फूड ग्रेन्स बाई एफसीआई। देखो, एफसीआई द्वारा खरीदे गए अनाज की कुल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस प्रोक्योर्ड बाई एफसीआई। एफसीआई द्वारा खरीदे गए अनाज की कुल लागत। आ रहा समझ में? ये वाला तीसरा, ठीक है। चौथा लिखो, फोर्थ, देखो, विभिन्न योजनाओं के लिए जिस मूल्य पर अनाज जारी किया जाता है, द प्राइस ऑन विच फूड ग्रेन्स इशूड अंडर डिफरेंट स्कीम्स, क्या लिखे? विभिन्न योजनाओं के तहत जिस मूल्य पर अनाज जारी किया जाता है, द प्राइस ऑन विच फूड ग्रेन्स इशूड अंडर डिफरेंट स्कीम्स। ये लिख रही हैं कि हमारे टाइम पे नीतीश कुमार जी पैसा नहीं देते थे। क्या लिखे? अच्छा, प्राइस, चारों मूल्य क्लियर है, चारों प्राइस क्लियर है। पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके। एक नीचे जैसे आर्थिक मूल्य है, इकोनॉमिक प्राइस में क्या क्या आ जाएगा? नीचे एक लाइन लिख दीजिए, आर्थिक मूल्य इकोनॉमिक प्राइस में पीपी प्लस माने खरीद मूल्य। आर्थिक मूल्य में कौन कौन सा आएगा? पीपी प्लस मंडी शुल्क, मंडी चार्ज ही बोलते हैं, प्लस हाँ परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, श्रमिक, लेबर चार्ज, पीपी प्लस मंडी शुल्क, मंडी चार्ज प्लस परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर प्लस वेयर हाउसिंग, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। ठीक है, लिखे भंडारण की लागत, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, क्या कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, भंडारण की लागत, वेयर हाउसिंग भंडारण की लागत प्लस अन्य, प्लस मिसलेनियस। वो मिसलेनियस में क्या आ जाएगा? वो नेताजी 2-4 ट्रक जो लेके, लेकिन अब थोड़ी दिक्कत है, अब इतना आसान नहीं रह जाएगा, बहुत सारा इसमें रिफॉर्म हो चुका है। जीपीएस वगैरह का है, जीपीएस में भाई एफसीआई के गोडाउन से जो अनाज निकला है वो कहाँ कहाँ किस रूट में गया है, वो सारा सर्वर पर स्टोर रहेगा। कभी भी तो वो तो इसमें आ जाएगा, उसका तो वेरिफिकेशन में वो तो उसको तो आप दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। वही सब है कि कई बार वो भी करप्शन का एक जरिया है। मान लीजिए आपने, लेकिन फिर वहां पे आता है कि अगर मान लीजिए सड़ भी गया तो उसको भी रखे रहिए, वो ऑडिट होगा। हर जिले में पीसीएस सही अपॉइंटेड हैं लोग, ऑडिट ऑफिसर, वो जाकर ऑडिट करेंगे कि अनाज सड़ा है वो है कि नहीं है। जैसे नहीं होता है कि झारखंड में था कि भाई चावल सड़ रहा था और आसपास के लोग भूख से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यार क्या कर रहे हो, इसको दे करके इसको क्या करना है भाई, सब कुछ छोड़ दो। पता चला कि वो जो चावल का भंडारण किया गया है जो एफसीआई के द्वारा, वो खराब हो रहा है। उसमें से अगर आप 5 किलो चावल जाके निकाल लीजिए, चुरा लीजिए, घर में चावल नहीं है तो चुरा लेंगे, ठीक है, तो चुरा लिए, उसके चावल बना के खा लिए, पुलिस वाले आके पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। अब पकड़ करके साल भर फिर आपको जेल में चावल खिलाएंगे। नहीं, यही होता है ना भाई, 5 किलो चावल के लिए कितना चावल खिलाएंगे? ठीक है, कि सोचो साल भर चावल के साथ और भी कई सारी चीजें खिलाना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि वे चावल ही खिला के छोड़ देते। ठीक है, तो ऐसा ये सब अंग्रेजों के टाइम के बनाया गया ये सब रूल है जो आज भी इक्वली वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसको किसानों को बांट दिया जाए, लेकिन शरद पवार उसमें कृषि मंत्री थे, उन्होंने वो तैयार नहीं हुए ना,
ये मन जैसे कहा जाता है ना, सिस्टम, एक जो सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम के अगेंस्ट है ये, और वैसे ही रखा गया। अब उसमें क्या होगा, वो सारा चावल जो खराब हो जाएगा वो सब चला जाएगा लिकर इंडस्ट्रीज में, जो देसी शराब जो बनता है ना, वो सब उससे बन जाएगा। और बोला कि 22-25 रुपए किलो का चावल 5 रुपए 6 रुपए किलो में नीलाम कर दिया जाएगा, उसको भी दे दिया जाएगा। और उसके 10 बोरी जो खराब वाला है उसके साथ 20 बोरी ने अच्छा वाला भी मिला दिया जाएगा, और उसको फिर शराब इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्रीज को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से देश चलता है, उसी में भागीदारी के, उसी में हिस्से के लिए आप भी जा रहे हैं क्या? आगे लिखे। अच्छा, तो ये हुआ, तो ये आर्थिक मूल्य हुआ। इसी में अगर एक जाएं तो खाद्य, जैसे मान लो खाद्यान्न सब्सिडी, फूड सब्सिडी। अब इसी में एक लाइन लिख लो, फूड सब्सिडी। आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू इकोनॉमिक प्राइस माइनस इशू प्राइस, इकोनॉमिक प्राइस माइनस इशू प्राइस। तो मान लो इकोनॉमिक प्राइस अगर एमएसपी अगर 18 रुपया है, अदर कॉस्ट 5 रुपया हो गया, तो 23 रुपीज हो गया, और इशू प्राइस 3 रुपया है चावल का, तो सब्सिडी कितना हो गया, 20 रुपीज के आसपास। तो अब गवर्नमेंट को अगर सब्सिडी कम करना है तो 2 उपाय हुआ, कौन कौन से? एक, जो इकोनॉमिक प्राइस को कम करना पड़ेगा, वेस्टेज जो हो रहा है उसको कम करिए, ठीक है। इशू प्राइस के लेवल पर भी, जैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड अब आ गया, तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड आ जाने से आपको क्या लगता है कि अनाज का जो वो है, सप्लाई है टू कंज्यूमर, वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा, ठीक है। वो अनाज का सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। क्यों घट जाएगा? क्योंकि ये जितने मजदूर यहां रहते थे, नहीं, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा, इन टोटलिटी बता रहा हूं कि गवर्नमेंट का फूड सब्सिडी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जो अनाज का कंजम्पशन है वो भी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि आपके गांव में राशन कार्ड के अकॉर्डिंग 1000 लोग थे, और 1000 लोगों के लिए वो जो डीलर होता था, वो डीलर पता चला कि 5-5 केजी अनाज वो ले लिया करता था। जिसने लिया वो भी, जिसने नहीं लिया, और वो रजिस्टर में क्या करता था, सब चढ़ा देता था, भर देता था। और पता कि वो जो 5000 केजी 5 क्विंटल जो गेहूं बेचा, जो लोगों के लिए था, पता लगा कि उसमें से 100 केवल 1 क्विंटल ही लोगों को दिया गया। 4 क्विंटल क्या हुआ, वो कागज पे वैसे ही भर दिया गया राशन कार्ड के अनुसार। भाई आपके घर में, उनको पता है कि आपके घर में 5 लोगों का राशन कार्ड है, उसमें 2 लोग रहते हैं, 3 नहीं रहते हैं। आप कहेंगे नहीं मुझे पूरे 5 का दो, तो क्या कहेगा, 3 को ले आओ, वो सबको ले आओ। तो क्या होगा, 2 को तो दे दिया, अब बाकी 3 का भी, 3 के आगे भी 5-5 केजी 5-5 केजी उसने भर दिया। टोटल कितना हो गया, 15 केजी। अब क्या हुआ, वो इस तरह, अब क्या होगा, अब इसमें फायदा ये हो जाएगा कि 2 केजी गांव में उठ जाएगा और 3 केजी यहां उठ जाएगा। तो ऐसे जो वहां पे बहुत सारे और भी बहुत तरह के लीकेज वहां पे होते थे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लेंगे ही नहीं, या कई बार तो कहा जाए कि एकदम जो एग्जैक्ट जो नंबर का जब यूज होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें ओवरऑल जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन घट जाएगा। माने सबसे बड़ी बात है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये जो फूड सब्सिडी है उसको घटाएगा, प्लस एक तरह से कहा जाए कि जो करप्शन इन, ठीक है, फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो मिनिमाइज्ड। जो लीकेज होते थे वो लीकेज घट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब बायोमेट्रिक हो जाएगा। भाई जो भी अनाज आपका हुआ गया वो सब बायोमेट्रिक हो गया। आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, बायोमेट्रिक हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करिए तो एकदम से दाम घट जाएगा, ठीक है। तो ये देखने की बात है। तो ये PIP क्या हो गया, ये फूड सब्सिडी हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक लाइन लिख दीजिए, खाद्यान्न सब्सिडी के अधिक होने का कारण, सब्सिडी के अधिक होने का मुख्य कारण, द मेन कॉज बिहाइंड हायर फूड सब्सिडी के अधिक होने का कारण, अधिक होने का कारण आर्थिक मूल्य का अधिक होना है। द मेन कॉज बिहाइंड हायर फूड सब्सिडी इज हायर इकोनॉमिक प्राइस, आर्थिक मूल्य का अधिक होना है, मूल्य का अधिक होना है। देखो इसमें सुधार आवश्यक है। देयर इज ए नीड टू reform this system, and there is a need to reform this system। इसमें सुधार आवश्यक है।
बस फुल स्टॉप। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए। लिखो कृषि मूल्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृषि मूल्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन आउट ऑफ दीज प्राइसेस एग्रीकल्चर प्राइसेस, आउट ऑफ दीज एग्रीकल्चर प्राइसेस एमएसपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमएसपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। देखो इसके घोषित करने की शुरुआत, इट वॉज स्टार्टेड, हाँ, इसके घोषित किए जाने की शुरुआत, इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड आफ्टर 1966। इसके घोषित करने की शुरुआत 1966 के बाद हुई। 66। किंतु नियमित रूप से बट रेगुलरली इट वॉज डिक्लेयर्ड सिंस 1975-76। किंतु नियमित रूप से घोषित करने की शुरुआत 1975-76 से हुई। बट रेगुलरली इट वॉज डिक्लेयर्ड सिंस 1975-76। पहले क्या होता था कि कभी कभी किसी फसल के लिए था, हमारे पास सरप्लस, फार्मर्स के पास सरप्लस था भी नहीं कि वो एफसीआई को बेचे, तो इसलिए ओकेजनली दिस प्रैक्टिस वाज, ठीक है, वाज हैपन। लेकिन 1975 तक आते आते ऑलमोस्ट डबल हो चुका था व्हीट और राइस का प्रोडक्शन, फार्मर्स के पास सरप्लस थे, तो 75-76 से क्या हुआ कि रेगुलरली डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और अभी ये टोटल 22 जो क्रॉप है रबी और खरीफ से रिलेटेड, उनके लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है ट्वाइस इन ए ईयर, साल में 2 बार। लिख लो, वर्तमान में राइट नाउ वर्तमान में 22 फसलों के लिए वर्ष में 2 बार एमएसपी घोषित किया जाता है। राइट नाउ फॉर टोटल 22 क्रॉप्स ट्वाइस इन ए ईयर एमएसपी डिक्लेयर्ड। वर्तमान में कुल 22 फसलों के लिए वर्ष में 2 बार एमएसपी घोषित किया जाता है। एमएसपी घोषित किया जाता है, वर्ष में 2 बार एमएसपी घोषित किया जाता है। एमएसपी डिक्लेयर्ड ट्वाइस इन ए ईयर। ठीक है, गन्ने के लिए अलग से एफआरपी घोषित किया जाता है। फॉर शुगर केन एफआरपी डिक्लेयर्ड सेपरेटली। गन्ने के लिए अलग से एफआरपी घोषित किया जाता है। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस इसको बोलते हैं, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी घोषित किया जाता है। एफआरपी ही वैसे ज्यादा प्रचलित है। रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी घोषित किया जाता है। उसमें लिखिए, देखो एमएसपी का निर्धारण, एमएसपी डिटरमिन्ड बाई सीएसीपी, एमएसपी डिटरमिन्ड बाई सीएसीपी। एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी द्वारा किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या लिखे, एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी द्वारा किया जाता है। एमएसपी डिटरमिन्ड बाई सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। के द्वारा किया जाता है।
उसमें लिखिए CACP के द्वारा कृषि मूल्य के निर्धारण, MSP के निर्धारण के लिए CACP टू डिटरमिन MSP, CACP के द्वारा MSP के निर्धारण के लिए CACP टू डिटरमिन MSP, क्या लिखे, CACP के द्वारा MSP के निर्धारण के लिए A2 लागत का उपयोग किया जाता है, A2 लागत का उपयोग किया जाता है, CACP टू डिटरमिन MSP, A2 कॉस्ट यूज्ड। क्या लिखे, A2 कॉस्ट का उपयोग किया जाता है, A2 कॉस्ट यूज्ड। ठीक है, इसमें अच्छा A2 कॉस्ट का उपयोग किया जाता है, A2 कॉस्ट यूज्ड। देखो C3 लागत की गणना भी की जाती है, C3 कॉस्ट आल्सो डिटरमिन्ड, C3 लागत की भी गणना की जाती है। क्या लिखे, C3 कॉस्ट इज आल्सो डिटरमिन्ड। उसी में लिखो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, बता रहा हूं अभी, इसको नोट कर लीजिए पहले। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, recommendation of CACP, CCEA declared MSP twice in a year। ठीक है, CCEA declared MSP twice in a year। क्या लिखे, CACP के सुझाव पर CCEA द्वारा वर्ष में 2 बार MSP की घोषणा की जाती है। On the recommendation of CACP, CCEA declared MSP twice in a year। क्या मतलब हुआ इसका, CCEA का मतलब क्या हुआ, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन CC, क्या लिखे, 2 बार MSP घोषित किया जाता है, MSP घोषित किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, माने ये जैसे कॉस्ट है, जो खेती किया जा रहा है उस खेती की लागत क्या है, ये लागत एस्टिमेट करना पड़ेगा, कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा। और कॉस्ट खेती में जैसे कई सारे खेती में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है कि भाई खेती को हमने रेंट पर लिया, रेंट पर लेकर के और उसमें सारे इनपुट्स यूज किया, अपना भी लेबर यूज किया। ठीक है, एक फार्मर है वो एक मैनेजर के रूप में उसमें काम किया, तो फिर फाइनली उसका टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट कितना हुआ ये डिटरमिन होगा। और ये काम इंडिया में किसके द्वारा किया जाता है, CACP के द्वारा। और जब ये करके वो रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहां पे एक CCEA है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, मैंने ऐसा नहीं भूल मत करिएगा कि कृषि मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा नहीं, किसके द्वारा, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन, एक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, कुछ मिनिस्टर्स उसमें होंगे जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहेंगे। तो वो फिर हर साल में 2 बार फसल बुआई के पहले, बिफोर, ठीक है, कल्टीवेशन, ये MSP डिक्लेयर कर देते हैं। और इससे ये किसानों को बताते हैं कि भाई आप देख लीजिए कि व्हाटएवर वी हैव डिक्लेयर्ड दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर यू और नॉट। अगर प्रॉफिटेबल है तो आप सरप्लस प्रोड्यूस करिए, हम आपको इस मिनिमम प्राइस पे आपका सारा सरप्लस खरीद लेंगे। नहीं तो कई बार दिक्कत ये आएंगी कि अगर MSP को हटा दें तो उसमें समस्या क्या आएंगी। मान लो हमने क्या किया, चूंकि इंडिया में बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि खुद के लिए खेती नहीं करता है। कौन सा बड़ा ग्रुप है, शहरों में रहने वाले जितने 32, 37, 33% लोग हैं, अब तो बढ़ के 35% के आसपास हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है ये खुद के लिए खेती नहीं करती है, इनको अनाज कोई और देगा। गांव में रहने वाले भी बड़े सारे जो ग्रुप हैं, जो गरीब हैं, वो पूरे साल भर के लिए अनाज नहीं लेते, नहीं उपजा पाते हैं।
तो उनके लिए अनाज का उत्पादन कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि जो उत्पादन करते हैं उनको आपको इंकरेज करना पड़ेगा. यू हैव टू इंकरेज दोज फार्मर्स, ठीक है, थ्रू विच दे कैन प्रोड्यूस सरप्लस. ठीक है, और सरप्लस, अब उसमें दिक्कत यह है कि मान लो हमने सरप्लस प्रोड्यूस किया और जब खेती हुई, जब धान कट गया, गेहूं कट गया, जो भी फसल है मार्केट में ले गए, रेट कम हो गया, तो हम क्या करेंगे? फिर अगली बार से सरप्लस प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे. तो फिर ये जो पार्ट है पॉपुलेशन का, ये जो पार्ट है, इसके लिए अनाज कहां से आएगा? तो उसी कंसेप्ट में इन्होंने क्या किया कि एमएसपी का कंसेप्ट ले आया कि भाई जो वो सरप्लस प्रोड्यूस करें, और सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे तो वो सरप्लस को हम खरीद लेंगे, सारा का सारा नहीं खरीदेंगे. सरप्लस विल बी प्रोक्योर्ड बाय एफसीआई ऑन दिस प्राइस, और ये प्राइस आपको पहले बता देंगे. ठीक है, तो कंसेप्ट तो अच्छा है. अब यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया? एमएस स्वामीनाथन ने, जो उनके चेयरमैनशिप में किसान आयोग बनाया गया था, फार्मर्स कमीशन, 2005 में ही जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, 2006 में उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एमएसपी है, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके जो इनपुट कॉस्ट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाहे उनका जो लिविंग से रिलेटेड जो कंजम्पशन है वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इनका इनकम नहीं बढ़ रहा उस रेशियो में. ऐसा नहीं होता है कि सरकारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको आपने सुना होगा कि अभी सरकार ने 11% डीए दिया था, 28%, अच्छा 17 पहले था, मैंने अभी थोड़े दिन पहले 11% दिया, थोड़े दिन पहले 11 दिया. हाँ ठीक है, समझ गए. तो हमने अभी थोड़े दिन पहले 11% डिक्लेयर किया उन्होंने. तो 11 क्यों डिक्लेयर किया? कि भाई वो जो उनकी सैलरी है और जो उनका कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन का कॉस्ट और सैलरी, तो कंजम्पशन के कॉस्ट में 15% बढ़ गया रेट महंगाई के कारण, और उनकी जो सैलरी है वो उतनी ही है. तो इसमें क्या हो जाएगा? वो आदमी जो कंज्यूम करता था अब वो कम कंज्यूम करेगा, और कम कंज्यूम करेगा तो उससे क्या हो जाएगा? एक तो उसका अपना लाइफ अफेक्टेड होगा, और दूसरा मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगा. तो एक साथ से जो प्राइस, जो वो जिस बास्केट को वो कंज्यूम करता है, उस बास्केट का जो प्राइस बढ़ रहा है, उस प्रपोर्शन में इसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए. और उसी प्रोसेस में क्या किया जाता है कि डीए दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और वो 11% डीए दिया गया. लेकिन ऐसी व्यवस्था एग्रीकल्चर के लिए नहीं है कि भाई एग्रीकल्चर का जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है उसके प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, या फार्मर्स का जो, तो उसके प्रोपोर्शन में इसका एमएसपी भी बढ़े. ऐसा कोई ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एमएस स्वामीनाथन ने कहा कि भाई इसको आप शायद 2 गुने का सुझाव दिया उन्होंने, 1.5 टाइम्स का ही सुझाव दिया था, 1.5 टाइम्स का, इसको बढ़ा दीजिए, उन्होंने सुझाव दिया. और 2006 में सुझाव दिया था, शरद पवार जी का महान जो समय था कृषि मंत्रालय का, वो पार हो गया और उन्होंने इसको लागू नहीं किया. अब जाके लागू हुआ 2018 में, उन्होंने, ये जो सरकार है इन्होंने लागू किया. अब यहां जब लागू किया तो एक नया डिस्प्यूट आया. किस बात का डिस्प्यूट आया? कि भाई आपने जो 1.5 टाइम्स किया वो A2 कॉस्ट का किया है, आपको करना चाहिए C2 कॉस्ट का. तो ये A2 कॉस्ट में C2 कॉस्ट में क्या अंतर होता है? तो उसमें आया कि A2 कॉस्ट कम होता है और C2 कॉस्ट ज्यादा होता है. तो A2 का 1.5 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा नहीं बढ़ा. अगर C2 का करते तो ज्यादा बढ़ता. तो A2 कॉस्ट में क्या और C2 में क्या डिफरेंस है? A2 कॉस्ट में क्या होता है कि जो लैंड है उसका जो रेंट है वो इनपुट माने कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है. A2 कॉस्ट में जो भूमि है हमने किराए पर लिया, वो किराया इसमें इंक्लूड नहीं है लागत में. जबकि C2 में वो जो जमीन है उसका रेंट भी इंक्लूड है. आ रहा समझ में? तो ऑटोमेटिकली जब जमीन का रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास है. भाई टोटल फसल का बटाई पर जाते हैं तो 1/3 आप मालिक को दे देते हैं, बटाई पे जो खेती करने वाले लोग हैं, तो वो तो टोटल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 1/3 है. अब वो A2 में इंक्लूड नहीं है. तो इनका कहना था कि ये फिर यहां कलाकारी कर गए. इनको क्या करना चाहिए था? C2 कॉस्ट का 1.5 टाइम्स करना चाहिए था, और इन्होंने क्या किया? A2 का 1.5 टाइम्स किया. ये गड़बड़ किया. ठीक है, तो फिर अब वो नई मांग क्या चल रही है कि भाई आपने जो एमएसपी, ये तो आपने टोपी पहना दिया. ठीक है, आप क्या करिए? ये C2 कॉस्ट का नहीं, A2 कॉस्ट का नहीं, C2 कॉस्ट का करिए. ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखिएगा. क्या लिखे? अच्छा, डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन ट्वाइस इन ए ईयर. ये लिख दिया ना, सेंटेंस पूरा हो गया था. मैंने CCA द्वारा वर्ष में 2 बार इसको घोषित किया जाता है. ठीक है, ठीक है, देखो एक लाइन और.
एक लाइन और लिखो, MS स्वामीनाथन समिति के सुझाव को लागू करते हुए विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमिटी रिकमेंडेशन विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमिटी रिकमेंडेशन, MS स्वामीनाथन समिति के सुझाव को लागू करते हुए तथा किसानों की आय को दोगुना करने के क्रम में क्या लिखा जी, recommendation and to double income of farmers and in process of doubling income of farmers government increased MSP by 1.5 times income of farmers, government increased MSP by 1.5 times, क्या लिखे हिंदी में, दोगुना करने के क्रम में, हेतु नहीं, दोगुना करने के क्रम में MSP में 1.5 गुने की वृद्धि की गई है या MSP को 1.5 गुना कर दिया गया है। MSP increased by 1.5 times, हाँ 5 times। ठीक है, उसी में लिखिए, विशेषज्ञों द्वारा अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, विशेषज्ञों द्वारा यह वृद्धि A2 कॉस्ट की तुलना में की गई है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट दिस इंक्रीज is based on A2 cost, but it should be on C2 cost। विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि A2 कॉस्ट की तुलना में की गई है, A2 लागत की तुलना में की गई है, जबकि इसे whereas it should be increased according to C2 cost, जबकि इसे C2 कॉस्ट के अनुपात में होना चाहिए, C2 लागत के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, फार्मर्स एज लेबर, किसान एक मजदूर के रूप में, किसान एक मजदूर के रूप में, फार्मर्स एज लेबर। उसी में लिख लो, देखो C2 कॉस्ट में, इन C2 कॉस्ट, देखो C2 कॉस्ट में, इन C2 कॉस्ट क्या लिखें, यही लिखना है ना, सेंटेंस नया शुरू कर रहे हैं। हाँ देखो, इन C2 कॉस्ट रेंट ऑफ लैंड आल्सो इंक्लूडेड। C2 कॉस्ट में भूमि का या खेत का किराया भी शामिल, रेंट ऑफ land also included, but in A2 cost, in A2 cost it is not included। A2 लागत में यह शामिल नहीं, किराया भी शामिल, किंतु भी शामिल लिखिए, भी शामिल, किंतु A2 लागत में यह शामिल नहीं, लागत में। आगे है बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में, कि ये जो 1.5 गुना किया गया वो किसके किया गया, A2 प्लस FL के अनुसार किया गया। ठीक है, फार्मर जैसे ये FL कितना होता है,
जो A2 का ऑलमोस्ट 10% होता है। जैसे मान लो सारा खेती में जो इनपुट्स यूज हुआ उसका 10% और जोड़ेंगे एज ए FL, फार्मर्स एज लेबर, चूंकि किसान है खुद भी तो वहां पे मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, तो उसका 10%। तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ क्या किया हुआ है, ये 1.5 टाइम्स A2 कॉस्ट का किया हुआ है, A2 प्लस FL का किया हुआ है, ठीक है। और C2 में क्या होता है, यहाँ पे ये अगर C2 हो ये, तो C2 में क्या हो जाएगा, यहाँ A2 प्लस रेंट ऑफ लैंड, ये दोनों हो जाएगा। तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। FL उसमें भी होगा, FL कॉस्ट, एक मिनट, A2 प्लस FL, the cost on which the 1.5 times formula was to be computed, but the CACP price policy Kharif was based on 1.5 times the A2 plus FL cost. हाँ ठीक है, A2 plus FL दोनों को मिला के है ये। CACP consider both A2 plus FL and C2 cost while recommending MSP. CACP A2 plus FL cost of return, ठीक है। माने ये है, माने मेन मुद्दा FL वाला नहीं है, मेन मुद्दा क्या है, A2 का है, ठीक है। ये है, FL तो दोनों में रहेगा, C2 भी रहता तब भी FL उसमें जुड़ा रहेगा, और A2 है तब भी उसमें इंक्लूड रहेगा। हाँ, आगे पैरा चेंज करके लिखो। लिखो, किसानों की मांग के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ फार्मर्स, आफ्टर हार्वेस्ट नहीं होता है, पोस्ट हार्वेस्ट होता है। क्या लिखे, किसानों की मांग के अनुरूप समय समय पर MSP में वृद्धि भी की जाती है। टाइम टू टाइम MSP इंक्रीज, MSP आल्सो इंक्रीज्ड। किसानों के मांग के अनुरूप MSP में वृद्धि भी की जाती है। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। लिखो, MSP के अनेक सकारात्मक पक्ष रहे। There are various positive aspects with MSP. सकारात्मक पक्ष रहे, ये जो पॉजिटिव पक्ष है उसको आप ऑब्जेक्टिव भी मान सकते हैं, उद्देश्य भी। इट कैन बी आल्सो कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ MSP, इस तरह से भी उसको देखा जा सकता है। अनेक सकारात्मक पक्ष रहे, देयर आर वेरियस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ MSP। के सकारात्मक पक्ष कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं इसके, MSP के सकारात्मक पक्ष। तो इसमें किसको किसको कोरोना हुआ, अच्छा आपको हुआ, और अच्छा और किसी को नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर अभी दोबारा होगा, वैक्सीन ले लिए। ये भी बात है, लेकिन पता चल ही गया था जनरली, सेकेंड फेज वाला पता हाँ? नहीं तो कई बार जैसे मान लो एक है कि एसिम्टोमेटिक रह गया, कई बार ऐसा कुछ मामलों में हुआ। हाँ, एसिम्टोमेटिक में भी पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि एसिम्टोमेटिक में पता नहीं चलता है। आप जब उसको अभी अगर अपना उसको एंटीबॉडी चेक कराओ तो उसमें पता चलेगा कि आप कोरोना माने ये जो वायरस है वो वायरस आपके बॉडी में आया कि नहीं आया, ये पता चल जाएगा। वैसे एंटीबॉडी टेस्ट 700 रुपीज का होता है, तो उससे पता चल जाता है। ना RT-PCR में नहीं आएगा, उसमें आएगा, एंटीबॉडी टेस्ट में आएगा। हाँ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसको एंटीबॉडी था, जिसको मैंने फर्स्ट फेज में जिसको कोरोना हो गया था उसमें एंटीबॉडी था, तो वो बच गया, एक जनरली बच गया, वो उसको नहीं हुआ सेकंड फेज में। लेकिन जिसको फर्स्ट फेज में नहीं हुआ था, इस माइंडसेट में था कि कहीं ना कहीं मुझे तो हो ही गया होगा, लेकिन जनरली हुआ नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोगों को हुआ था, सेकंड फेज में ही हुआ, ठीक है। हाँ वही, लेकिन दिक्कत तो थी, दिक्कत तो उसमें तो हुआ ही था। तो सेकंड फेज में तो बहुत लोगों को हुआ, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ। क्या लिखे, एक BPSC का लड़का 64वीं का सिलेक्टेड था, उसका डेथ हो गया था। उसके पिताजी ने हमें रिक्वेस्ट किया कि भाई अब तो क्या करें, अब तो हमारे बक्सर का था, तो उसने, उनके पिताजी का कहना था कि भाई आप हमारे पास, आपके पास एक मेरा बहुत माने वैल्यूएबल एसेट्स आपके पास है। हमने कहा क्या है,
तो उन्होंने कहा कि उसका मॉक इंटरव्यू का वीडियो आपके पास है। मैंने 3 जो मॉक इंटरव्यू हुआ था उसमें 2 उसने बड़े फॉर्मल तरीके से दिया था, कोट उट में सब में। तो कहा कि वो वीडियो आपके पास है। हमने कहा ठीक है, वो हम आपको देते हैं। तो फिर वो वीडियो हमने सर्च करवाया, सर्च करा करके और वो वीडियो भेजा उनको व्हाट्सअप किया, उसका लिंक शेयर कर दिया, तो उसको उन्होंने ले लिया। तो वो चीज़ यहाँ एक था, ठीक है। तो एक हुआ था कैजुअलिटी है, क्या लिखे अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे फर्स्ट, किसानों को अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, टू इनकरेज फार्मर्स फॉर सरप्लस प्रोडक्शन। अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। टू इनकरेज फार्मर्स फॉर सरप्लस प्रोडक्शन। अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। टू इनकरेज, 2 टीचर थे, उनका डेथ हुआ था। एक मैथिली पढ़ाते थे, शेखर झा, बिहार के थे, उनका एक हुआ था। और एक वो थे, एक कोचिंग था, बंद हो गया। हाँ, उनका डेथ हो गया था कोरोना में। और एक थे उनका, एक कोचिंग थी उधर रोड पे, मेन रोड पे ही था, उसके क्या नाम था, ताहिर नाम था कि क्या नाम था, उनका डेथ हो गया था। 2 लोगों का डेथ हुआ था टीचर में, ठीक है। और भी लोग मरे थे। टीचर केडी कैंपस के जो हेड थे, जो उनकी ब्रदर इन लॉ थे, उनका डेथ हुआ था, चौधरी जी, वो पूरा केडी कैंपस देखते थे, तो उनका भी हुआ था डेथ। क्या लिखा है, किसानों को अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित, टू इनकरेज फार्मर्स फॉर सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो ये तो जेन्युइन रीजन है भाई, इसका मेन पर्पस यही था कि आप सरप्लस प्रोड्यूस करिए, हम उसको खरीद लेंगे, ठीक है। उसके बाद किसानों को बाजार अनिश्चितता से बचाना, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मार्केट अनसर्टेनिटी, मार्केट बेस्ड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से, टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मार्केट बेस्ड अनसर्टेनिटी, से बचाना। फार्मर्स फ्रॉम मार्केट बेस्ड अनसर्टेनिटी, ठीक है। अगर मान लो पता है 22 रुपए किलो, तो मार्केट में चाहे जो रेट रहे 15 हो, तब भी हमें 22 मिलेगा। अधिक होगा तो अधिक वाले लेंगे, लेकिन कम वाले में कम से कम, ठीक है। ये चीज हुआ। किसान की आय सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर, इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर्स। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, टू मेक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट रिगार्डिंग सीरियल्स, देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। हाँ, और रिगार्डिंग फूड ग्रेन्स, किस देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट, देखिए, दूर दराज के किसानों की आय सुरक्षा, दूर दराज के किसानों की मूल्य सुरक्षा, प्राइस सिक्योरिटी टू फार्मर्स ऑफ रिमोट एरियाज, दूर दराज के किसानों की आय सुरक्षा, मूल्य सुरक्षा, प्राइस सिक्योरिटी टू फार्मर्स ऑफ रिमोट एरियाज, मूल्य सुरक्षा।
मूल्य सुरक्षा। नेक्स्ट, कृषि में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, टू इंक्रीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब भाई हमें पता है कि हमारे कृषि का उत्पाद का ये मूल्य हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि इस साल 22 रुपये मिल रहा है तो अगले साल भाई 17 रुपये होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें पता है कि हमारा 22 रुपये मिलेगा, तो हम क्या करेंगे भाई? एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पंजाब हरियाणा में हुआ कि लोगों ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया क्योंकि वहां पे प्राइस सिक्योरिटी एक था। तो यही है कि कृषि में दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और नेक्स्ट, कृषि विकास को बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा, टू इनकरेज फार्मिंग, कृषि को बढ़ावा। अगर एमएसपी को हटा दें तो निश्चित रूप से जिस चीज का एमएसपी कम था, एमएसपी नहीं था, ठीक है, या एफसीआई द्वारा एमएसपी पर खरीदारी नहीं की जाती है, तो बहुत दिनों तक दलहन का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा था। जितना 1966 में था उतना ही 1980 में था, क्योंकि पल्स को सरकार एमएसपी का, पल्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का भाग नहीं था भाई। जो दलहन है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून या पहले से जो जन वितरण प्रणाली है उसका भाग नहीं था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत दाल नहीं देना है तो भाई एफसीआई द्वारा दाल नहीं खरीदा जाता था, और एफसीआई द्वारा दाल नहीं खरीदा जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा भाई? किसान जो अब मार्केट में जाकर के बेचिए, तो पता चला कि जो एमएसपी आपने कागजी रूप से एमएसपी डिक्लेयर कर रखा है 55 रुपया, और बाजार में जा रहे हैं तो वहां 35 रुपीज मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि इसमें पॉलिसी एक लिया था कि भाई आप 35 में आप जाकर के 35 में बेच आइए बाजार में और रिसिप्ट ले लीजिए, और हमसे आकर के डिफरेंस 20 रुपए ले लीजिए। तो इसका फायदा यह हुआ सरकार के लिए कि सरकार को 55 रुपए तो नहीं देना पड़ा ना, सरकार को क्या देना पड़ा? केवल 20 रुपए देना पड़ा। ठीक है, तो इससे एक और फायदा होगा कि एग्रीकल्चर का जो प्राइवेट मार्केट है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन सरसों के मामले में तो ऐसा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि सरसों का तेल का प्राइस बढ़ के 200 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो सरसों का डिमांड भी प्राइवेट मार्केट में क्या हो गया? बढ़ गया। तो कोई किसान अब जो बाजार समिति है उसमें नहीं जाता है। यहीं से पैरा चेंज करके लिखो, इन सकारात्मक पक्षों के साथ, विथ ऑल दीज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इन सकारात्मक पक्षों के साथ एमएसपी की नीति की कुछ सीमाएं भी हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी ऑफ एमएसपी, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी ऑफ एमएसपी। सकारात्मक पक्ष के साथ एमएसपी की नीति की कुछ सीमाएं भी हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ एमएसपी। हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे एक दो कॉपी जो आरटीआई से बाहर आया था, निकाला गया था, बताएंगे। अभी तो अब ये नहीं कि अभी तुरंत ही हम ढूंढना पड़ेगा कहाँ, किसी ने भेजा और रह गया, चाहे यहाँ दिखाएंगे, अगर नहीं तो किसी नहीं, कहाँ नहीं ऐसा नहीं है, आरटीआई से भेज दीजिए, आपके एड्रेस पे आ जाएगा। नहीं तो आरटीआई तो ऑनलाइन फाइल होता है, आरटीआई ऑनलाइन फाइल कर दीजिए, आपके घर पे आ जाएगा, कॉपी आ जाता है। तो उसमें कई होता है, बस एक ही चीज। किसका? यूपीएससी के द्वारा नहीं दिया जाता है, बीपीएससी देता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो जहां भी ये स्पेलिंग वगैरह गलती होता है ना, उसको बस यही एक करेक्शन किया हुआ उन्होंने, किसी टीचर को जैसे दिखा तो उन्होंने उसको घेर दिया। जैसे कई सीमाएं भी हैं, सीमाओं को आप छोटी से लिखेंगे तो वो फिर उनको दिख जाएगा, तो उसको एक आध दो कॉपी में उन्होंने घेरा हुआ है। नहीं तो फिर तो उनको करेक्शन तो करना नहीं है, तो फिर वो छोड़ देते हैं, वो मार्क्स दे देते हैं 17, 18, 16, 17, 15 इस तरह से दे देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में जनरली जब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तभी तो आरटीआई डालते हैं, उसके बाद तो धीरे धीरे फिर अगले एग्जाम में लग जाते हैं। और बीपीएससी के साथ अच्छी बात है कि एक नाराजगी को दूर करने के लिए जल्दी ही दोबारा मौका मिल जाता है। नहीं, अब एक मान लो जो 65 में फेल हुए थे उनको तुरंत 66 मिल गया, अब 66 में जो फेल हो, जो अभी जब तक उसका रिजल्ट आएगा तब तक 67 का आ जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी के साथ अच्छी बात है कि दुख मनाने के लिए ज्यादा टाइम
नहीं दे रहा है। जो 64 में फेल हुए हैं उनका 65 का रिजल्ट पेंडिंग है, पता नहीं क्यों दे रहा है, क्यों लेट हो रहा है 65 के रिजल्ट का। 18 तारीख को इंटरव्यू हो चुका है, अब 12-13 दिन 14 दिन हो गया, 65 का रिजल्ट आ जाना चाहिए ना अब। है हाँ, तो 65 का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो अभी तक नहीं आ रहा है। क्या लिखे? हाँ ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशन, सीमाएं। अब देखो एमएसपी के साथ सबसे बड़ा लिमिटेशन ये रहा कि इट्स बेनिफिट रिस्ट टू, ठीक है, ओनली सर्टेन एरियाज। द बेनिफिट ओनली रिस्ट बेनिफिट टेकन बाय सर्टेन फार्मर्स। कुछ ही किसानों को इसका लाभ हुआ, कुछ ही क्षेत्र को इसका लाभ हुआ, कुछ ही फसलों को इसका लाभ हुआ। और ये एमएसपी है जिसने क्या किया, चारों तरफ से केवल दाल, गेहूं चावल के अराउंड पूरा हमारा जो फूड हैबिट है वो गेहूं चावल पे अटका दिया। आप पिछले 6 महीने में गेहूं चावल के अलावा किसी और चीज का कोई खाना नहीं खाए हैं। ये बात हम राजस्थान में नहीं बोल सकते हैं। राजस्थान में कई बार मैंने बोलने पे वो बोल जाते हैं कि नहीं सर हम लोग ज्वार बाजरा खाते हैं, वहां ज्वार। लेकिन बिहार में तो बड़ा खतरनाक स्थिति है। आप खुद सोच के देखिए, आपने पिछले 6 महीने में कभी भी आपने गेहूं चावल के अलावा जो भी आइटम आपने खाया, अदल बदल के अलग अलग तरह के डिश खाए, लेकिन सब में क्या, सबका कंपोनेंट क्या था? यही गेहूं चावल था। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ भाई? एमएसपी जैसे गेहूं चावल मेन क्रॉप तो था ही, तो उसका एमएसपी डिक्लेयर किया गया, एफसीआई द्वारा उसी को खरीदा गया और पीडीएस के तहत उसी को बांटा गया, और लोग भी पीडीएस से वही लिए। आज अगर ज्वार बाजरा बेचने भी लगे, पीडीएस के तहत देने भी लगे कोर्स सीरियल, तो कोटा फिक्स करना पड़ रहा है कि भाई 15 केजी चावल मिलेगा, 10 किलो गेहूं मिलेगा और कितना कितना क्या मिलेगा। बिहार गवर्नमेंट तो कोटा फिक्स करी हुई है कि बिहार में ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 25 का 25 चावल मिल जाएगा। पूरा 25 चावल नहीं मिलता है, ठीक है, गेहूं चावल सब मिक्स है, कुछ उसका रेशियो है, वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो नहीं, अभी तो हमारे पास नहीं है, अभी हम नहीं डिक्लेयर कर, अभी हम ये घोषित करना बड़ा रिस्की काम है, नहीं तो लगेंगे लोग फोन करके पूछने। अभी हमारे पास, पहले मैं उसको देखूंगा, मेरे मोबाइल पे तो है, कई लोगों ने 64th के में भेजा था, आरटीआई से निकाला हुआ कॉपी, मैं मोबाइल से भेज दूंगा, तो जब मिल जाए तो समझिए कि आ गया, नहीं तो उसके लिए फोन करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखे? तो इसमें यह था कि जैसे ये फूड हैबिट भी चेंज किया एमएसपी ने एक तरह से, तो इसके मल्टीपल इंपैक्ट आए, और जितने भी गेहूं चावल के अलावा जो अन्य जो कहा जाए एंसिलरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, वे सारे के सारे नीचे दब गए। अब जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन शुरू किया, NMOOP, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पाम ऑयल का एक शुरू किया, और एक और शुरू किया फिर ये इसके लिए दलहन के लिए बड़े पैमाने पे दलहन के एमएसपी को बढ़ाया, दलहन के प्रोक्योरमेंट की शुरुआत किया, और उसी के तहत अभी चना बांटा गया। तब जाकर के अब जाके दाल का उत्पादन इंडिया दाल के मामले में ऑलमोस्ट, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, ठीक है। लेकिन तिलहन के मामले में आज भी अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अभी मलेशिया से आप बड़े पैमाने पे साउथ में पाम ऑयल साउथ में खाया जाता है, बिहार में जनरली सरसों तेल खाया जाता है, ठीक है। तो वो पाम ऑयल जो खाते हैं वो मलेशिया से, तो मलेशिया का जितना पाम ऑयल है, ठीक है, वो पाम ऑयल साउथ में जाकर के साउथ में इंपोर्ट होता है। और एक बार जब मलेशिया के महातिर मोहम्मद थे, जब वो इंडिया और मलेशिया के बीच में महातिर मोहम्मद, वो टर्की वाले और इमरान खान तीनों जब ग्रुप बनाए, तो इंडिया ने क्या किया, उनका कान कैसे घुमाया, उनके यहाँ से जो पाम ऑयल का ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया। और जैसे ही पाम ऑयल का रद्द किया, वैसे ही क्या हुआ, वहां पे जो फार्मर्स थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो भाई हमारा सारा जो पाम ऑयल है, वो पाम ऑयल तो इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, और तुम इस तरह से ज्यादा हीरो बनोगे इमरान खान के साथ, ठीक है, तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर महातिर मोहम्मद तो लो प्रोफाइल हुए, इंडिया ने फिर से वो उसको एस्टेब्लिश किया। तो मलेशिया का सबसे बड़ा एग्री प्रोड्यूस में जाएंगे तो पाम ऑयल है, और उसका सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडिया है। तो ये कहा जाता है ना, डिप्लोमेसी में हर वर्ल्ड लेवल पे डिप्लोमेसी में अपना आपको एक पैटर्न रखना पड़ता है। इसमें देखो 4 सबसे बड़े लिमिटेशंस थे, कौन कौन से? एक सीमाओं में इसका लाभ, इट्स बेनिफिट, सीमा लिमिटेशंस के आगे इसका लाभ, इट्स बेनिफिट रिच टू, फर्स्ट लिमिटेड एरियाज, सीमित क्षेत्र कहां? पंजाब,
हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इट्स बेनिफिट रीच टू पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ओनली। सीमित किसान, सीमित फार्मर्स, लिमिटेड फार्मर्स, लिमिटेड फार्मर्स, केवल बड़े किसान, केवल बड़े किसान, ओनली बिग फार्मर्स। सीमित फसल, लिमिटेड क्रॉप, ओनली व्हीट एंड राइस। वो भी रीजन है, लेकिन ये भी रीजन है। ये माने अब वैसे प्रोक्योरमेंट के लेवल पे फार्मर जब जो भी सरप्लस प्रोड्यूस करेगा वो प्रोक्योरमेंट के लेवल पे देखेगा, और जब प्रोक्योरमेंट के लेवल पे देखेगा तो उसको पता चला कि जिस फसल का प्राइस मिलेगा वही वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और कौन कौन प्रोड्यूस करेगा सरप्लस? बड़े फार्मर्स है, ठीक है। तो ये सीमित फसल, जैसे ओनली व्हीट एंड राइस, राइस। और उसके बाद अच्छा, सीमित फसल, चेंज इन फूड हैबिट लिख दीजिए, खाद्यान्न आदत में बदलाव, चेंज इन फूड हैबिट, ठीक है, फूड हैबिट। और पैरा चेंज करके लिखिए, लिखो इन दिस वे, इस प्रकार एमएसपी की नीति से, बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ एमएसपी, बिकॉज ऑफ एमएसपी, पॉलिसी ऑफ एमएसपी, एमएसपी की नीति से कृषि विकास में, बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ एमएसपी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बैलेंसेज इमर्ज्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्बैलेंस इमर्ज्ड, विभिन्न प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हुए। जैसे क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन, फसलगत असंतुलन, क्रॉप इम्बैलेंस, किसानों में आय असंतुलन, इनकम इनइक्वालिटीज इन फार्मर्स, किसानों में आय असंतुलन, इनकम इनइक्वालिटीज इन फार्मर्स। उसमें लिख लो शांता कुमार समिति के अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ऑफ शांता कुमार कमिटी, शांता कुमार समिति के आकलन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ शांता कुमार कमिटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ शांता कुमार कमिटी, केवल 20% किसानों को, only 20% farmers are aware about केवल 20% किसानों को एमएसपी की जानकारी, only 20% farmers are aware about एमएसपी। देखो इनमें से भी सिर्फ 20% किसान ही इसका लाभ ले रहे हैं। Out of these 20%, only 20% farmers are getting benefit. क्या लिखे? Only 20% farmers are getting benefit. केवल 20% किसान ही इसका लाभ ले रहे हैं।
क्या लिखे, केवल 20% किसान ही इसका लाभ ले रहे हैं। हाँ देखो, गेहूं एवं चावल के अधिक उत्पादन से, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, सरकार पर अनाज की खरीद का दबाव भी बढ़ा है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, देखो गेहूं एवं चावल के अधिक उत्पादन से सरकार के ऊपर इनकी खरीद का दबाव भी बढ़ा है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट इंक्रीज्ड for its product, for its procurement. ठीक है, उसी में लिख लो। देखो, सांता कुमार समिति द्वारा, सांता कुमार कमेटी given various recommendation to reform FCI and its procurement system। सांता कुमार समिति द्वारा FCI में सुधार, FCI तथा इसकी खरीद प्रक्रिया में सुधार के लिए, FCI तथा इसकी खरीद प्रक्रिया में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए। उसमें लिख दीजिए, WTO के चुनौतियों के अनुसार भी, अकॉर्डिंग टू चैलेंजेस ऑफ WTO, WTO के चुनौतियों के अनुसार भी इस प्रणाली में सुधार आवश्यक है। दिस सिस्टम रिक्वायर्ड रिफॉर्म। क्या लिखे, इस प्रणाली में सुधार आवश्यक है। और नीचे लिख दीजिए, रिफॉर्म इन FCI, रिफॉर्म इन FCI एंड MSP एंड पॉलिसी ऑफ MSP। हेडिंग डाल दीजिए, रिफॉर्म इन FCI एंड पॉलिसी ऑफ MSP। देखो, FCI में सुधार, FCI में सुधार तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति में सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति में सुधार। ठीक है, इसको कल करेंगे फिर। तो कल वही कितने बजे आना है, 12 बजे, 12:30, 12:30। ठीक है। अब जो केवल मेंस के लिए आते हैं उनके लिए थोड़ा टाइम कम होगा। दोनों के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन जो केवल मेंस के लिए, तो कहाँ से, दूर से कौन आते हैं यहाँ से, मुखर्जी सब आसपास से ही आते हैं सब लोग। चलो ठीक है, ठीक है।